हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए बेटा, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आगे का डिस्कशन। अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ा था और हमने सिंप्लेक्स मेथड के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की थी, हमने मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की थी और हमने सारे तरह की कांस्टेंट फंक्शंस को भी सीखा था। हम लोगों ने सीखा था लेस देन वाली इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है, मोर देन वाली इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है, और उसके साथ में हमने ये भी सीखा था कि हमें इज इक्वल्स टू वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो हमने सिंप्लेक्स के जो क्वेश्चन थे सॉल्व करने के वो तो हमने कर लिए, लेकिन इन दिनों मतलब पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में सीए इंस्टीट्यूट ने सिंप्लेक्स मेथड पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की बजाय कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, और वो भी मेजर मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, और वो भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें 8 या 9 क्वेश्चन पूछे गए थे छोटे छोटे, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इन दिनों में आ रहे हैं। तो आइए बेटा, अब हम लोग सिंप्लेक्स में हम लोगों ने सारी बातें सीख ली हैं। अब हम लोग सिंप्लेक्स के ऊपर बेस्ड कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो देखें, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो आइए बेटा, मेरे साथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटिंग द सिंप्लेक्स मेथड ऑफ अ लीनियर प्रोग्राम विद यूजुअल नोटेशंस। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल्स टू x प्लस 5y। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम यह है कि अपने को यह नहीं बता रखा कि z को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ओके, सब्जेक्ट टू 6x प्लस 8y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12, 5x प्लस 15y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x एंड y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x और y जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा जो x और y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो अपने को दे रखी है। आपसे रिक्वायर किया जाता है इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज z। अब ये बोल रहा है अगर हमारा ऑब्जेक्टिव z की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का है तो व्हाट विल बी द कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ s1 s2 एंड a2 इन इक्वेशन 1 एंड 3 रीस्टेटेड एज इक्वालिटी। ये बोल रहा है अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम लोगों ने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया तो s1 s2 और a2 की जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो क्या होगी। ओके, नंबर 2, आइडेंटिफाई स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। आपको बेटा स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफाई करने, मतलब s1 क्या है, स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल, s2 क्या है, स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल, आपको वो बताना है। ओके, थर्ड वन इज विच वेरिएबल विल फॉर्म पार्ट ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन। बेटा जो हमारा इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन है उसमें जो इनिशियल वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से होंगे। आप लोग जानते हो कि पहले कांस्टेंट फंक्शन में जो इनिशियल वेरिएबल होगा वो s1 होगा, क्योंकि अपन मानेंगे कि हम x और y दोनों के यूनिट 0 0 बना रहे हैं, तो इनिशियल वेरिएबल क्या होगा s1। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसके अंदर जो इनिशियल वेरिएबल होगा वो होगा a2। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो s2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और s2 की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए अपन लोग x, y और s2 तीनों को 0 मानेंगे, और x, y और s2 तीनों को 0 मानेंगे तो हमारा बेसिक वेरिएबल क्या होगा, a2। ठीक है। एंड फोर्थ मुझे कह रहा है इफ ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज z व्हाट विल बी योर आंसर टू 1 अबव। ये कह रहा है अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज हो तो आप मुझे बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करना है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में s1 s2 और a2 की जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहां पे
जब हम लोग स्लैक वेरिएबल या आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड करते हैं तो आप लोग जानते हो कॉफिशिएंट वैल्यू दो जगह पे ली जाती हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और दूसरा कांस्टेंट फंक्शन में। मैं लिख के बताता हूं बेटा। जैसे ये मेरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू x प्लस 5y। अच्छा, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू पहली कंडीशन है 6x प्लस 8y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। अब आप मुझे बताओ 6x और 8y का टोटल 12 से कम या 12 के बराबर होगा। अब 12 के बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 12 से कम भी हो सकता है। अब मुझे इस लेस देन इक्वेशन को, लेस देन इक्वल टू वाली इक्वेशन को इक्वल टू वाली इक्वेशन में बदलना है, तो मैं कैसे कहूंगा? अब यहां पे 6x प्लस 8y का टोटल 12 से कम भी हो सकता है, 12 के बराबर भी हो सकता है। अब 12 के बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 12 से कम भी हो सकता है। तो मैंने कहा 6x प्लस 8y प्लस जो भी हमारा आइडल टाइम है ये मिलाकर किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। किसके बराबर? 12 के बराबर। अच्छा, अब आप मुझे बताइए मेरे आइडल टाइम से मैं कितना कमाऊंगा? अब ऑब्वियस बात है बेटा, यहां मुझे मैक्सिमाइज करना है z को, दैट मीन्स z इज माई प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए कि मैं खाली समय में कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? सर, जब आप खाली बैठोगे तो आप प्रॉफिट कमाओगे 0। तो मैंने यहां पे वैल्यू जोड़ दी 0s1, मतलब मैं खाली समय में 0 अमाउंट का प्रॉफिट कमाऊंगा। अच्छा, फिर इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन है बेटा 5x प्लस 15y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 5x प्लस 15y, तो 5x प्लस 15y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, वो 10 के बराबर या 10 से ज्यादा है। अब सोचो, अब 10 के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 10 से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इन दोनों का टोटल 20 से जितना ज्यादा है वो मेरे लिए क्या है? सरप्लस वेरिएबल। तो इन दोनों का टोटल 20 से अगर ज्यादा है तो वो मेरे लिए क्या है? सरप्लस वेरिएबल। तो इन दोनों का टोटल 20 से जितना ज्यादा होगा वो मैं माइनस कर दूं तो क्या ये इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा? क्या ये इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा? हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं x और y को 0 मान लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस s2 इज इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स s2 इज इक्वल्स टू माइनस 20। तो ये s2 इज इक्वल्स टू माइनस 20 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं हमारा बेसिक कंडीशन है कि हमारी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो माइनस s2 इज इक्वल्स टू 20 का मतलब हुआ s2 इज इक्वल्स टू माइनस 20 और s2 की वैल्यू माइनस 20 नहीं हो सकती। तो मुझे इस नेगेटिव वाली कंडीशन को ठीक करने के लिए मैंने यहां पे एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का नाम जो है वो मैंने रख दिया यहां पे A2। सर A1 रखो, A2 क्यों रख रहे हो? बेटा मुझे नाम A2 इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझसे A2 के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुझसे S1, S2 और A2 के नाम से पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां पे आर्टिफिशियल वेरिएबल भी क्या लिया? A2, वरना मैं आमतौर पे A1 लेता हूं, तो मैंने यहां पे क्या ले लिया? A2। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि अपन लोग मैक्सिमाइजेशन वाली सिचुएशन में अपन क्या मानते हैं? वैसे आप लोग जानते हो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट के लिए अपन हमेशा ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि इसकी कॉस्ट इन्फिनिट है, और अगर इसकी कॉस्ट इन्फिनिट है तो ऑब्वियस बात है इसका प्रॉफिट भी माइनस इन्फिनिट होगा। और यहां पे माइनस इन्फिनिट को अपन किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो आप मुझे बताइए अगर मैं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बनाता हूं, या पहले मैं S2 की बात करता हूं, अगर ये मेरा सरप्लस वेरिएबल है तो सरप्लस वेरिएबल का प्रॉफिट कितना मानते हैं अपन? 0। तो ये लीजिए बेटा, सरप्लस वेरिएबल का प्रॉफिट अपन लोग मानते हैं 0। क्यों? वो इसलिए
क्योंकि बेटा अगर इन दोनों का टोटल 20 से ज्यादा है तो इन दोनों का जो टोटल 20 से ज्यादा है उसका प्रॉफिट तो ऑलरेडी एक्स और वाई की वैल्यू में कवर हो ही जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि सरप्लस वेरिएबल का अपना कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल का प्रॉफिट ऑलरेडी इन दोनों में कवर हो जाएगा। तो सरप्लस वेरिएबल का प्रॉफिट क्या मानते हैं? 0। ऑब्वियस ही बात है। अब आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना मानते हैं? -m, क्योंकि अगर कॉस्ट इन्फिनिट है तो प्रॉफिट होगा -इन्फिनिट। तो यहां पे हमारा कॉफिशिएंट हो जाएगा -a2 -m(a2). तो मैं m अमाउंट का लॉस कमाता हूं a2 यूनिट्स पर। अच्छा, और नॉन नेगेटिव फंक्शन है x, y, s1, s2, a2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन तीनों, ये जो सारी की सारी वेरिएबल्स हैं, ये या तो 0 हैं या 0 से ज्यादा हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये मेरी इक्वेशन 3 है, और मान लेते हैं एक तरीके से ये मेरी इक्वेशन 4 है। अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा कॉफिशिएंट वैल्यू बताओ इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में, और वो भी किसकी? S1, S2 और A2 की। ठीक है, तो अभी बता देते हैं सॉल्यूशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो मैं यहां पे कर देता हूं वेरिएबल कॉफिशिएंट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कॉफिशिएंट वैल्यू, और फिर मैं कर देता हूं कॉफिशिएंट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में कॉफिशिएंट वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 3 में कॉफिशिएंट वैल्यू। हाँ जी, इक्वेशन 3 में कॉफिशिएंट वैल्यू। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया, मुझसे पूछा है S1 का, S2 का और A2 का। अब आप आराम से देखिए, सबसे पहला इक्वेशन 1 में मुझे देख के बताइए, S1 की कॉफिशिएंट वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है? 0। S2 की क्या है? 0। और A2 की क्या है? -m। सही बात है। अच्छा, अब इक्वेशन 3 में देखो S2 की वैल्यू क्या है? -S2। तो इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 2 में नहीं बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में S2 की वैल्यू है -1। इक्वेशन नंबर 3 में A2 की वैल्यू क्या है? +1। देखो बेटा, +A2, तो अपन लोग बोल सकते हैं +1 A2। तो कॉफिशिएंट वैल्यू क्या है? +1। और ये बताओ इक्वेशन नंबर 3 में S1 है क्या? नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इक्वेशन नंबर 3 में S1 की वैल्यू क्या है? 0 है ही नहीं। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा मुझसे इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 3 में पूछा गया है, इक्वेशन नंबर 2 में नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 3 में मुझसे पूछा गया है कि आपको S1, S2 और A2 की कॉफिशिएंट वैल्यू बतानी है। सो मैंने बता दी यहां पे। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। आपको मुझे बताना है कि इन तीनों में स्लैक वेरिएबल कौन सा है और सरप्लस वेरिएबल कौन सा है। तो बेटा स्लैक वेरिएबल तो है S1 और सरप्लस वेरिएबल कौन सा है? S2। तो लिख दीजिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, S1 is slack variable whereas S2 is surplus variable। हाँ जी बेटा, S1 जो है वो स्लैक वेरिएबल है और S2 जो है वो सरप्लस वेरिएबल है। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, और मैं और क्लैरिफिकेशन के लिए लिख देता हूं A2 इज आर्टिफिशियल वेरिएबल। लीजिए बेटा, वैसे मुझसे पूछा नहीं गया
आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए पूछा नहीं गया, पर फिर भी मैंने लिख दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है विच वेरिएबल विल फॉर्म पार्ट ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन। बेटा जो हम लोग सबसे पहला सिंप्लेक्स टेबल 1 बनाएंगे, उस सिंप्लेक्स टेबल 1 में जो बेसिक वेरिएबल है वो कौन से होंगे। अब आपको मालूम है बेटा, अपन ने यहां पे इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल दिया है। अब अपना दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है अपन मानेंगे x, y और s2 ये तीनों क्या है? जीरो। और अगर मैंने x, y और s2 तीनों को जीरो मान लिया तो मेरी इनिशियल टेबल में बेसिक वेरिएबल क्या होंगे? पहली इक्वेशन में s1 और दूसरी इक्वेशन में a2। तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है इनिशियल टेबल में, इनिशियल सॉल्यूशन में आपके बेसिक वेरिएबल क्या होंगे? s1 और a2। लिखिए थर्ड क्वेश्चन, the variables which we will consider in initial solution, will be s1 and a2। तो बेटा हमारे इनिशियल सॉल्यूशन में जो वेरिएबल्स अपन लोग कंसीडर करेंगे वो कौन से वेरिएबल्स होंगे? s1 और a2। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज z, व्हाट विल बी योर आंसर टू 1 अबव। ये बोल रहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव z को मिनिमाइज करने का होता तो उस कंडीशन में आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होता? अब इधर देखो, अगर मान लो यहां मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज होता, प्लीज लिसन केयरफुली, अगर यहां पे मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज होता तो z का मिनिमाइज z मतलब z क्या है? कॉस्ट। और आप मुझे बताइए आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है? -m या +m? बेटा कॉस्ट तो प्लस में ही होगी, तो कॉस्ट जो है वो कितनी होगी? +m। सही बात है। इसका मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन वही रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या? आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की कॉफिशिएंट वैल्यू। अगर यहां मैक्सिमाइज z है मतलब z इज अ प्रॉफिट, तो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का प्रॉफिट है -m। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्टिव है वो है मिनिमाइज z, तो इसका मतलब z क्या है? कॉस्ट। और आप तो जानते हैं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? +m। तो कॉफिशिएंट वैल्यू क्या होगी? +m। अच्छा, बात अगर करें स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल की, तो आप लोग जानते हैं स्लैक वेरिएबल हो चाहे सरप्लस वेरिएबल हो, इनका तो प्रॉफिट भी जीरो है, सेल भी जीरो है, कॉस्ट भी जीरो है। तो अगर ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट है तो भी इनकी कॉफिशिएंट वैल्यू जीरो है, और अगर यहां पे मिनिमाइज कॉस्ट है तो भी वैल्यू जीरो है। तो बेटा हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जो जवाब है फोर्थ क्वेश्चन का वो यही रहेगा, लेकिन यहां कॉफिशिएंट वैल्यू -m से बदलकर हो जाएगी +m। ठीक है, कॉपी कर लीजिए एज इट इज। तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन एज इट इज कॉपी कर लीजिए, और यहां -m की जगह क्या आ जाएगा? +m। -m की जगह +m। और क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हो गया कॉपी सबका? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, तो आइए बेटा मेरे साथ में आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है गिवन बिलो इज एन आइट्रेशन इन अ सिंप्लेक्स टेबल
for a maximization objective linear programming product mix problem for product x1 x2 and x3. ओके, सवाल कहता है ये एक टेबल है, सिंप्लेक्स टेबल है, और ये जो सिंप्लेक्स टेबल है ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए बनाकर दी गई है. ओके, और यहाँ पे मुझे दे रखा है CJ 641000 और यहाँ पे मुझे S1 X1 S2 मुझे दे रखा है, क्वांटिटी मुझे दे रखी है, ZJ की वैल्यू मुझे निकाल के दे रखी है 2400. बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 2400 का. ओके, इसके बाद में बेटा मुझे X1 X2 X3 S1 S2 S3 इन सब की इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है, और ध्यान से देखो इसमें मुझे ZJ की वैल्यू भी निकाल के दे रखी है इस टेबल में, और CJ माइनस ZJ की वैल्यू भी दे रखी है. अब सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन इस टेबल में जो अपने को टेबल में वैल्यूज गिवन है, एक बार अपन इन वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं. पहले क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले अपन इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला यहां पर आपको दिख रहे हैं 3 S1 S2 S3. दैट मींस एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे 3 कांस्टेंट फंक्शन है, और 3 कांस्टेंट फंक्शन आपको दिख रहे हैं S1 S2 S3. पहली बात. नंबर 2, आपको यहां पे कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं दिख रहा है, और अगर यहां पे इस पूरी टेबल में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक भी इक्वेशन ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू वाली नहीं थी. क्योंकि अगर यहां पे कोई भी इक्वेशन ग्रेटर देन वाली होती या इज इक्वल्स टू वाली होती तो इस टेबल में मुझे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल पक्का दिखता. और अगर मुझे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं दिख रहा है, दैट मींस इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरी तीनों कांस्टेंट फंक्शंस हैं, मेरी ये जो तीनों कांस्टेंट इक्वेशंस हैं, ये तीनों की तीनों कांस्टेंट इक्वेशन लेस देन टाइप है. तभी तो नहीं आर्टिफिशियल वेरिएबल. ग्रेटर देन टाइप होती या इज इक्वल्स टू टाइप होती तो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता. नंबर 2, ध्यान से देखो, जब मैं यहां पे ZJ की वैल्यू देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि यहां पे 2400 रुपए की वैल्यू है. दैट मींस मैं अभी 2400 रुपीस का प्रॉफिट कमा रहा हूं. सर आपने प्रॉफिट क्यों बोला? क्योंकि ऊपर लिखा है मैक्सिमाइजेशन, तो ऑब्वियस बात है मैक्सिमाइज तो प्रॉफिट ही होता है. तो यहां पे 2400 का प्रॉफिट मैं अभी कमा रहा हूं, और मैं प्रूव भी कर सकता हूं. कैसे? 400 इंटू 0 0. X1 की 400 यूनिट बना रहे हो तो 6 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट कमा रहे हो 2400, और 400 यूनिट 400 घंटे आप खाली बैठे हो, आप 0 कमा रहे हो 0. तो टोटल अगर आप करके देखो तो अभी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं 2400. आप मुझे बोलेंगे सर अब तक हमने जितने भी सवाल किए उनमें हमने ये कैलकुलेशन नहीं की. बेटा वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमारे काम नहीं आती, पर आप करना चाहे तो कर ही सकते हैं. अच्छा, फिर यहां पे ZJ वाली वैल्यू मैंने निकाली, तो अब जरा ध्यान से सुनो. यहां पे मैं X1 बना रहा हूं जिससे मुझे प्रॉफिट कितना है 6 का. X2 बनाने में मुझे प्रॉफिट कितना होगा 6 का 4 का. X3 बनाने में मुझे प्रॉफिट कितना होगा 12 का. S1 में 0 का, S2 में 2 का, S3 में 0 का. ठीक है. अब यहां देखो CJ माइनस ZJ का मतलब अगर हम अपने एग्जिस्टिंग वेरिएबल को हटाकर इन्हें लेकर आए तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना होगा. अगर हम X1 बनाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा 0. अगर हम इनमें से किसी भी वेरिएबल को हटाकर X2 बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होगा 0. अगर हम इनमें से किसी भी वेरिएबल को हटाकर अगर X3 बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होगा -2. इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, उल्टे 2 रुपए कम हो जाएगा. S1 बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा. S2 अगर हम इनमें से किसी भी वेरिएबल को हटा के S2 लेके आए तो हमारा प्रॉफिट 2 रुपए कम हो जाएगा. अगर इसे लेकर के आए तो हमारे प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा. अब जरा देखो CJ माइनस ZJ की वैल्यू या तो 0 है या माइनस है, मतलब या तो चेंज ही नहीं होगी या फिर कम हो जाएगी. तो आप मुझे जल्दी से बताइए, या तो चेंज या तो घट सकता है प्रॉफिट या मेंटेन हो सकता है. इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और अभी जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2400 का ये मेरा ऑप्टिमम प्रॉफिट है, इससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं हो सकता है. बताइए बेटा क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं?
बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ये तो वो बात है जो मैंने इस टेबल को पढ़ करके समझी। लेकिन अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, इज द सॉल्यूशन, इज द अबव सॉल्यूशन फिजिबल। ये पूछ रहा है कि क्या ऊपर दिया गया सॉल्यूशन फिजिबल है क्या। बेटा फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल। आप मुझे बताइए क्या ऊपर दिया गया सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। आपको ध्यान होगा मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको समझाया था, अगर मेरी फाइनल टेबल में, अगर मेरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है तो मैं कहूंगा भैया ये कंडीशन सिर्फ तभी पूरी होगी जब आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बनेगा, और आपको मालूम है आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। तो हमारा जवाब होता है अगर ऑप्टिमल टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो हम बोलेंगे भाई साहब इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आप जल्दी से मुझे देख के बताओ कि क्या इस टेबल में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है? नहीं। और अगर इसमें कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है इसका मतलब ये सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब ये सॉल्यूशन फिजिबल है। तो लिखो पहले क्वेश्चन का आंसर, यस द अबव सॉल्यूशन, yes the above solution is feasible because the optimal table या the above table, above optimal table does not have any artificial variable, does not have any artificial variable as a basic variable। हाँ जी बेटा, ऊपर दी गई ऑप्टिमल टेबल में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बिल्कुल पॉसिबल है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कहता है परफॉर्म वन मोर आइट्रेशन विद x2 एंटरिंग द सॉल्यूशन टू गेट अ सॉल्यूशन विद द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है आप इस सिंप्लेक्स टेबल को एक बार और सॉल्व करो। ठीक है, आप इस टेबल को एक बार, इस सिंप्लेक्स टेबल को एक बार और सॉल्व करो और अब की बार आप x2 वेरिएबल को आप इस बेसिक वेरिएबल में इंक्लूड करने की कोशिश करो। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आप इस टेबल को एक बार फिर से सॉल्व करो और अब की बार जो इनकमिंग वेरिएबल है वो इनकमिंग वेरिएबल आपको किसको लेना है? x2 को। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप x2 को, इस x2 को आप लोग इनकमिंग वेरिएबल के रूप में लेकर इस टेबल को आपको दोबारा से सॉल्व करना है। अब मेरी बात को समझो और दिमाग लगा के सोच विचार के जवाब देना। बेटा Cj माइनस Zj है 0, दैट मीन्स अगर मैं इनमें से किसी को भी हटाकर उसकी जगह x2 बनाने का काम शुरू कर दूं तो मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरा प्रॉफिट पहले भी 2400 रुपए का हो रहा था, अभी भी मेरा प्रॉफिट 2400 रुपए का होगा क्योंकि मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है? 0। आपको मालूम है Cj माइनस Zj का मतलब होता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो अगर मैं x2 बनाता हूं तो मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना होगा? 0। और ये क्वेश्चन कह रहा है साबित करके बताओ। अब बताओ, यहां पे मैं कह रहा हूं कि जब मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 0 है, दैट मीन्स अगर मैं x2 बना भी दूं तो भी मेरा प्रॉफिट 2400 का 2400 रहेगा, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। पर ये बोलता है साबित करके बताओ। मैंने बोला जी कोई बात नहीं, साबित करके बता देते हैं। लेकिन अब साबित करने में प्रॉब्लम यह है कि यहां मेरे पास रिप्लेसमेंट रेशो नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं टाइम बचाने के लिए मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं रिप्लेसमेंट रेशो यहीं पर कैलकुलेट कर लूं ताकि मुझे दिक्कत ना आए। तो चलिए अब रिप्लेसमेंट रेशो को मैं यहीं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब आप मुझे जल्दी से बताइए बेटा 400 आवर्स का मेरे पास टाइम है
और 1 यूनिट बनाने में 4/3 आवर्स लगते हैं। दैट मीन्स मैं ज्यादा से ज्यादा पहले डिपार्टमेंट में अगर मैं X2 बनाता हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 300 यूनिट बना सकता हूं। 400 डिवाइडेड बाई 2/3। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास टोटल टाइम अवेलेबल है 400 और 1 यूनिट बनाने में 2/3 आवर्स का टाइम लगेगा, तो आप मुझे बताइए मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट बना सकता हूं? 600। और बेटा मेरे पास अगर टाइम है 400 घंटे का और 1 यूनिट बनाने में टाइम लगता है 5/3 आवर्स, तो बेटा आप मुझे जल्दी से बताइए मैं ज्यादा से ज्यादा कितने यूनिट बना सकता हूं? 240। ज्यादा से ज्यादा कितने यूनिट बना सकता हूं? 240। हाँ कि ना? ज्यादा से ज्यादा कितने यूनिट बना सकता हूं मैं? 240। हाँ जी बेटा, सही बात है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं पहले डिपार्टमेंट में 300 बना सकता हूं, दूसरे में 600 बना सकता हूं, लेकिन तीसरे डिपार्टमेंट में मैं ज्यादा से ज्यादा 240 यूनिट बना सकता हूं, तो ऑब्वियस बात है बेटा, अगर तीसरे डिपार्टमेंट में 240 से ज्यादा बन ही नहीं सकती तो पहले और दूसरे में भी 240 से ज्यादा बनाने का कोई वर्थ नहीं है। तो इसका मतलब यह भी तय हो गया कि मैं 240 यूनिट बनाने वाला हूं। इसका मतलब ये लीजिए बेटा, मैंने की कॉलम तो मुझे सवाल में बता ही दिया गया था, और ये लीजिए बेटा मैंने की रो भी आइडेंटिफाई कर ली है। ये लीजिए बेटा मैंने की रो भी आइडेंटिफाई कर ली है। अब आपको मालूम है S3 जो है वो हट जाएगा, उसकी जगह X2 आ जाएगा। ये आउटगोइंग वेरिएबल है, ये इनकमिंग वेरिएबल है। और ध्यान से देखो, ये जो इंटरसेक्शन पे आ रहा है ये क्या है? की फैक्टर। और की फैक्टर के साथ ही जो है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर। तो 5/3 हो गया की फैक्टर और बाकी सब हो गए कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर। तो चलिए बेटा, अब अपने को टेबल दोबारा बनानी है, लेकिन टेबल बनाने से पहले अपने को फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो की रिवाइज्ड वैल्यूज भी निकालनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, टोटल प्रॉफिट अभी भी 2400 का है। टोटल प्रॉफिट X2 के आने के बाद भी 2400 का होगा, क्योंकि यहां पहले लिखा हुआ है कि भैया अगर आप X2 बनाओगे तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 0 होगा। तो ये पहले से लिखा हुआ है, तो 2400 ही आना है आंसर, तो पर करके बताना पड़ेगा। तो चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, तो अब यहां पे हम लोग आगे चलते हैं और बनाते हैं वर्किंग नोट। आपको मालूम है बेटा रिवाइज्ड की रो सबसे पहले निकलती है, तो लीजिए बेटा मैंने निकाल लिया है रिवाइज्ड की रो। और बेटा रिवाइज्ड की रो कौन सी रो है? थर्ड रो। तो रिवाइज्ड की रो ये थर्ड रो है। आइए बेटा वैल्यूज हम लोग लिख देते हैं। ये मैंने कॉलम्स भी बना दिए हैं, क्वांटिटी, देन X1, X2, X3, S1, S2, S3। हाँ जी, सबसे पहला मैंने लिख दिया है ओल्ड वैल्यूज। ओल्ड वैल्यूज है मेरी 400, 0, 5/3, 0, 5/3, 0, 0, -2/3 और 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय की फैक्टर। और बेटा डिवाइडेड बाय की फैक्टर जो है वो है अपना 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, 5/3 और 5/3। अच्छा जी, अब ओल्ड वैल्यूज में की फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिवाइज्ड वैल्यूज। और बेटा हमारी जो रिवाइज्ड वैल्यूज हैं वो यहां पे आ जाएंगी 240, 0, 1, 0, 0। और बेटा ये कितना आ रहा है? हाँ जी, ये कितना आएगा? -0.40। और बेटा ये कितना आएगा? 0.40।
0.60, ओके 0.60। तो ये लीजिए बेटा, मैंने यहाँ पे रिवाइज्ड की रो की वैल्यू निकाल दी है 240.0100.4 माइनस में और 0.6। अब मैं निकालूंगा रिवाइज्ड रो 1। हाँ जी बेटा, ये लीजिए मैंने निकाल दिया है रिवाइज्ड रो 1। रिवाइज्ड रो 1 के लिए भी मैं कॉलम बना लूंगा क्वांटिटी x1, x2, x3, s1, s2, s3। अब इसमें बेटा सबसे पहला मैं लूंगा ओल्ड वैल्यूज। तो हमारी जो ओल्ड वैल्यूज है फर्स्ट रो की वो जाएंगी 400, 0, 4/3, 0, 1, -1/3 और 0। हाँ जी बेटा, 400, 0, 4/3, 0, 1, -1/3 और 0। अच्छा, अब इसके बाद में मुझे लेना है रिवाइज्ड की रो। जो मेरी रिवाइज्ड की रो है वो 240, 0, 1, 0, 0, -0.4, 0.60। रिवाइज्ड की रो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर से, और हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर जो है फर्स्ट रो का वो क्या है 4/3। तो बेटा हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर है फर्स्ट रो का वो 4/3 है। तो 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा कितना? यह आ जाएगा 320, 0, 4/3, 0, 0। ये कितना आ रहा है बेटा जी? यह आ जाएगा माइनस का 0.4 इंटू 4/3, तो आ जाएगा माइनस का 0.53। और बेटा ये आ जाएगा 0.6 इंटू 4/3, तो आ जाएगा 0.80। अब आपको मालूम है बेटा ओल्ड वैल्यू में से ये मल्टीपल लेस होगा, तो मेरे पास आ जाएंगी रिवाइज्ड वैल्यूज। तो बेटा रिवाइज्ड वैल्यूज हो जाएंगी 400, 400 माइनस 320, 80, 0, 0, 0, 1। 0.33 में से 0.53 को माइनस करेंगे, तो -0.33 में से -0.53 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.20 प्लस में। बेटा -0.33 में से माइनस करेंगे -0.53 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास बचेगा प्लस का 0.20, और 0 में से माइनस करेंगे 0.80 को, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 0.80। आप मुझे बताइए बेटा जल्दी से, कोई दिक्कत? ठीक है। अब रिवाइज्ड रो 1 के बाद में अब मुझे निकालनी है रिवाइज्ड रो 2। लीजिए बेटा पॉइंट नंबर बी। अब मुझे निकालना है रिवाइज्ड रो 2, रिवाइज्ड रो 2। तो यहां पे कॉलम्स हो जाएंगे क्वांटिटी x1, x2, x3, s1, s2, s3, s1, s2 और s3। हाँ जी बेटा, सबसे पहला मैं लिखूंगा ओल्ड वैल्यूज। तो देखिए बेटा हमारी सेकेंड रो की जो ओल्ड वैल्यूज हैं वो है 400, 1, 2/3, 2, 0, 1/3 और 0। इसके बाद में बेटा अब मैं यहां पे लूंगा रिवाइज्ड की रो। जो मेरी रिवाइज्ड की रो है, रिवाइज्ड की रो है बेटा मेरी 240,
0 1 0 0 1 0 0 माइनस 0.4 और 0.60 माइनस 0.40 और 0.60 इनटू कर देंगे बेटा अपन कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर से। तो जरा देखिए सेकंड रो का कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर है 2/3, तो अपन इन सब को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीजिए बेटा मैंने इन सब को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और बेटा सबको 2/3 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ जाएगा मल्टीपल कितना, ये हो जाएगा 360। ठीक निकाला बेटा मैंने 360 160, लो बेटा 160। इसके बाद में बेटा ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 0 0, और बेटा 0.4 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो आ जाएगा 0.27 माइनस में, और 0.6 इंटू 2/3 तो आ जाएगा 0.40। अब इस मल्टीपल को ओल्ड वैल्यूज में से माइनस करेंगे और मल्टीपल को ओल्ड वैल्यूज में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी रिवाइज्ड वैल्यूज 400 माइनस 160 240 1 0 2 0। बेटा 0.33 में से माइनस करेंगे माइनस 0.27 को, तो क्या जाएगा प्लस का 0.60, और 0 में से माइनस करेंगे 0.40 को, तो आएगा माइनस का 0.40। हाँ जी बेटा जल्दी से मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैंने सारी रिवाइज्ड वैल्यूज निकाल ली है, अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पे। हाँ जी चलिए अपन बेटा ये सॉल्व करना समझ में आ गया। 1/3 का मतलब हो गया 0.33, तो 0.33 में से माइनस करूंगा माइनस 0.27 को, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.60। सॉल्यूशन की बात करें तो अब यहां पे हम लोग बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल जो हमें बनाने के लिए बोला गया था। तो यहां पे आ जाएगा Cj, यह आ जाएगा वेरिएबल क्वांटिटी x1 x2 x3 s1 s2 s3। हाँ जी बेटा अब यहां पे सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा रिवाइज्ड रो 1। हमारी पहली रो जो है उसमें हमारा इनिशियल वेरिएबल है s1, वो तो अभी भी इंटैक्ट है, और बेटा वैल्यू हो जाएगी हमारी, अच्छा कॉफिशिएंट वैल्यू है 0, यहां पे आ जाएगा 80 0 0 0 1 0.20 और माइनस 0.80। अच्छा जी बेटा अब यहां पे सेकेंड रो जो है, सेकेंड रो है हमारी क्या x1। अच्छा और बेटा आप जानते हो x1 में हम कमाते हैं 6 रुपए, और यूनिट्स हो जाएंगे 240 1 0 2 0 0.60 माइनस 0.40। इसके बाद में बेटा जो थर्ड रो है वहां पे पहले S2 हुआ करता था, लेकिन उसकी जगह अब क्या गया X2, और X2 में हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 4 रुपए का। ओके, और बेटा हमारी जो थर्ड रो है उसकी रिवाइज्ड वैल्यू है 240 0 1 0 0 माइनस 0.40 और 0.60। वैसे आपको पता है इस टेबल को पढ़ने का मतलब आपको पता है क्या होता है? इस टेबल को कैसे पढ़ते हैं? अगर मैं इस टेबल को पढ़ता हूं तो मैं बोलूंगा कि मैं डिपार्टमेंट 1 में 80 घंटे खाली बैठा हूं, डिपार्टमेंट 2 में मैंने डिसाइड कर लिया डिपार्टमेंट 2 की लिमिट की वजह से मैं 240 यूनिट बना रहा हूं x1 के,
और 240 यूनिट बना रहा हूं x2 के। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे बोले इस टेबल को इंटरप्रेट करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे? हम x1 के 240 यूनिट बना रहे हैं, x2 के 240 यूनिट बना रहे हैं, और जो हमारा पहला डिपार्टमेंट है उस पहले डिपार्टमेंट में हम 80 घंटे खाली बैठे। बेटा S1 80 है, स्लैक वेरिएबल 80 है, दैट मींस योर आइडल टाइम इज 80 आवर्स। तो आप पहले डिपार्टमेंट में 80 घंटे खाली बैठे हो और आप x1 x2 के 240 यूनिट बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने x2 बनाया तो भी आपका प्रॉफिट 2400 ही होगा। अब निकाल के देखो ZJ कितना आ रहा है। अब ZJ देखो, 80 घंटे में 0 रुपए कमाए, 240 यूनिट बनाकर 6 रुपए कमाए, कितने हो गए? 1440। और 240 यूनिट बना के 4 रुपए कमाए, कितने हो गए? 960। तो 1440 प्लस 960, 1440 और 960 तीनों मिलाकर आप अभी भी कितना कमा रहे हो? 2400। तो मैंने तो पहले ही बोला था बेटा x2 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 0 था, दैट मींस अगर आप x2 बनाते हो तो भी कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होना। देख लो, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हुआ, पहले भी 2400 था, अभी भी 2400 है। वैसे बाकी सारी वैल्यूज निकाले तो अपन कर सकते हैं 0 6 0 6। अच्छा, इनकी वैल्यू लिख दूं 6 4 10 0 0 0। अच्छा, 0 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 6 इंटू 0.6 6 इंटू 0.6 3.6 और 4 इंटू 0.4 माइनस का -1.6, दोनों मिलाकर आता है 2। यह आ जाएगा 0। 6 इंटू 0.4 कितना हो गया? 2.4 माइनस का, ठीक है। और बेटा 4 इंटू 0.6 4 इंटू 0.6 2.4 प्लस का, दोनों मिलाकर कितना आ रहा है? 0। अगर अपन यहां पे निकालें CJ माइनस ZJ, मतलब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0, 10 माइनस 12 माइनस 2। इसका मतलब समझो, अगर आप x1 बनाते हो और तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप x1 जितना बना सकते थे उतना बना चुके। x2 और बनाने से कितना प्रॉफिट होगा? 0, क्योंकि जितना x2 आप बना सकते थे बना चुके। लेकिन अगर आपने x3 बनाने का प्रयास किया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, उल्टे आपका प्रॉफिट 2 रुपए कम हो जाएगा। अच्छा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 0 0। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो ZJ है ये तो है कि आप क्या कमा रहे हो, आप क्या कमा रहे हो, और CJ माइनस ZJ का मतलब होता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, दैट मींस योर एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, वैसे ही बताओ, अभी भी देख लो, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या तो 0 है या माइनस में है, दैट मींस ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है और आप इसमें और प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना, सोच के बताना। यहां पे अगर मेरा यहां पे कोई ऐसा वेरिएबल होता, जैसे पिछली वाली टेबल है, यहां पे ध्यान से देखो इस टेबल को, मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट x2 में आ रहा है 0 और अभी मैं x2 बना नहीं रहा। आपको मालूम है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये वो है जो हम कर रहे हैं, ये वो है जो हम कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, x1 बनाने पर कोई इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं होगा, पर x1 तो मैं ऑलरेडी बना ही रहा हूं। x2 बनाने पर कोई इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मैं x2 अभी बना नहीं रहा हूं। मेरी बात समझ लो, x2 बनाने पर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा, पर मैं x2 अभी बना नहीं रहा हूं। लेकिन x3 बनाने पर मुझे 2 रुपए का लॉस होगा और इस वजह से मैं x3 बना भी नहीं रहा हूं, ठीक है। ये तो आइडल टाइम है, इनकी बात छोड़ो, इनमें दिमाग मत लगाओ। अब मेरी बात को जरा सुनना। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे, इस टेबल को देखकर क्वेश्चन मुझसे पूछे, क्या हमारे पास कोई और ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? भैया ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, क्योंकि ZJ माइनस CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू है वो 0 और नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है।
लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा? मैं जवाब कैसे दूंगा? यदि किसी वेरिएबल की, यदि किसी प्रोडक्ट का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 0 है और वो बेसिक वेरिएबल में नहीं है, दैट मींस अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाना चाहूं तो मैं इस प्रोडक्ट को भी बना सकता हूं और प्रॉफिट मेरा उतना ही आएगा जितना आ रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल है। जैसे ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, लेकिन बेटे ये वाला जो सॉल्यूशन है वो भी ऑप्टिमल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन मौजूद था। आ रही है मेरी बात समझ में? मतलब वो सॉल्यूशन जो मुझे क्वेश्चन में रखा वो ऑप्टिमल है, लेकिन ये भी तो ऑप्टिमल है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 2 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑप्टिमल थे। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि क्या अभी इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है? मैं बोलूंगा नहीं, अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि X1 बनाने पर मुझे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 0 होगा, मतलब मेरा प्रॉफिट घटेगा नहीं, लेकिन वो तो मैं ऑलरेडी बना रहा हूं। X2 बना लूं तो भी मेरे प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर X2 तो मैं ऑलरेडी बना रहा हूं। X3 बनाता हूं तो मेरा प्रॉफिट उल्टे कम हो जाएगा। इसका मतलब अब इस टेबल के मुताबिक अगर देखा जाए तो मेरे पास में कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन तभी होता है जब नॉन बेसिक वेरिएबल की Cj माइनस Zj 0 आ जाए। बेटा अगर किसी ऐसे वेरिएबल की Cj माइनस Zj 0 आ रही है जो बेसिक वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल है। जैसे यहां 0 एक ऐसे प्रोडक्ट का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 0 आ रहा है जो बेसिक वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब मैं बेसिक वेरिएबल में इसको भी ला सकता हूं, और अगर बेसिक वेरिएबल में मैं इसको लेके आता हूं तो भी मेरा प्रॉफिट 24 होगा। दैट मीन्स मेरे पास दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मौजूद हैं। लेकिन इस टेबल में देखो ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसमें 0 आ रहा हो और वो इस टेबल में ना हो। इन तीनों में देख लो, मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेटा बात आ गई समझ में आप लोगों को? आइए बेटा, 2 क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूं, अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं। तीसरा है इंडिकेट द शैडो प्राइस। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखें तो इन क्वेश्चंस में वो बातें आ रही हैं जो अब तक हमने हैंडल नहीं की थी। अब जल्दी से देखो, ये पूछ रहा है इंडिकेट द शैडो प्राइस। इंडिकेट द शैडो प्राइस। शैडो प्राइस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज शैडो प्राइस? शैडो प्राइस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं शैडो प्राइस। अब आप मुझे बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आप बेस्ट सॉल्यूशन को छोड़कर अगर आप सेकंड बेस्ट को लेते हो, या आप ऐसा बोलो कि आपने बेस्ट ऑप्शन ले लिया और आपने जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन छोड़ा है उसमें जो आपने बेनिफिट लूज किया उसे आप क्या बोलोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है मेरी बात? अब जरा ध्यान से सुनना। इधर आप मुझे जल्दी से सोच के बताओ कि अगर मैं यहां पे पहले डिपार्टमेंट में Zj मतलब जो प्रॉफिट अपन अभी कमा रही हैं दैट इज Zj, और Cj माइनस Zj क्या होता है? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए पहले डिपार्टमेंट में आप क्या कमा रहे हो? 0। ठीक सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा पहले डिपार्टमेंट में देखो मैं 400 घंटे खाली बैठा हूं, और पहले डिपार्टमेंट में अगर मैं 400 घंटे खाली बैठा हूं दैट मीन्स पहले डिपार्टमेंट में आप कुछ भी करवा लो मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दैट मीन्स आप ऐसा समझो, पहले डिपार्टमेंट में मैं अभी क्या कमा रहा हूं? 0। दूसरे डिपार्टमेंट में अभी मैं क्या कमा रहा हूं? सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, ये 0। दूसरे डिपार्टमेंट में देखो अभी मैं क्या कमा रहा हूं? 2 रुपए। और तीसरे डिपार्टमेंट में अभी मैं क्या कमा रहा हूं? 0। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, अभी मैं 0 रुपए, 2 रुपए और 0 रुपए कमा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसे छोड़ता हूं
तो मेरा नुकसान कितना होगा? 0 का, 2 का और 0 का। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? तो आप मुझे बताइए मेरी शेडो प्राइस या मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? पहले कांस्टेंट के लिए 0, दूसरे कांस्टेंट के लिए 2 रुपए और तीसरे कांस्टेंट के लिए 0 रुपए। भैया सिंपल सी बात है, आप अभी जो कमा रहे हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आप यहां पे देखो, अगर मैं पहले डिपार्टमेंट में कुछ और करूं तो मेरा कितना नुकसान होगा? 2 का। अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ और करूं तो मेरा 2 रुपए का नुकसान होगा, और तीसरे डिपार्टमेंट में मैं कुछ और करूं तो मेरा नुकसान 0 रुपए का होगा। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, कुछ और करने पर मैं कितना बेनिफिट लूज करूंगा? 0, -2 और 0, और यही मेरी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटे इन तीनों डिपार्टमेंट में जो मैं कर रहा हूं उसके अलावा अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा 0, 2 रुपए और 0 रुपए का प्रॉफिट मारा जाएगा। दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही बात है? तो कुछ और करने पर मैं क्या लूज करूंगा? दैट इज दिस। क्लियर है बात? तो लिखिए, थर्ड क्वेश्चन, shadow price means opportunity cost. Shadow price means opportunity cost. पहली बात। अब आप मुझे बताइए बेटा, जो हमारा कांस्टेंट 1 है, जो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है, आप मुझे जल्दी से बताइए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 0। सेकंड कांस्टेंट की 2 रुपए, थर्ड कांस्टेंट की 0 रुपए। 0 2 0। बेटा क्या आपकी सहायता के लिए मैं इसे ऐसा यहां गोला बना के ये लिख दूं कि दिस इज योर शेडो प्राइस? भाई सिंपल सी बात है, जो आप अभी कमा रहे हो कुछ भी करोगे तो ये मारा जाएगा। दिस इज योर शेडो प्राइस, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लीजिए बेटा, मैंने इसके ऊपर गोला लगा के आपकी सहायता के लिए लिख दिया कि शेडो प्राइस में कहां से लाया हूं? ये वाली। ठीक है? अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अब ध्यान से सोच के बताना बेटा। एक बात वैसे मुझे बताओगे, सीजे माइनस जेडजे का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। मतलब अगर मैं इनमें से कोई भी काम करूंगा तो मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा? 0 0। 2 रुपए का प्रॉफिट उल्टे कम हो जाएगा, 0। 2 रुपए का प्रॉफिट कम हो जाएगा, 0। सही बात है? अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, इफ कस्टमर इज प्रिपेयर्ड टू पे हायर प्राइस फॉर प्रोडक्ट X3। मेरे पास एक कस्टमर आया और कस्टमर ने मुझे आके बोला, भाई साहब प्रोडक्ट X3 दे दो, प्राइस चाहे ज्यादा ले लो। अब आप मुझे इस टेबल को जल्दी से देख के बताओ कि अगर मैं X3 बनाता हूं तो मुझे 2 रुपए का नुकसान है। तो आप मुझे बताइए, X3 बनाने में मुझे 2 रुपए का नुकसान है और मेरा कस्टमर मुझे आके क्या बोल रहा है कि भाई साहब X3 दे दो, मैं हायर प्राइस देने के लिए तैयार हूं, मैं ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूं, पर आप मुझे X3 दे दो। देन बाय हाउ मच शुड द प्राइस बी इंक्रीज्ड सो दैट कंपनीज प्रॉफिट रिमेन अनचेंज्ड। अब क्वेश्चन कह रहा है, आप बताओ X3 की सेलिंग प्राइस कम से कम कितने रुपए बढ़ाएं कि कंपनी के प्रॉफिट पर कोई फर्क ना पड़े? बताओ। X3 बनाने से X3 की जो भी सेलिंग प्राइस अभी है, उस सेलिंग प्राइस पर हमें 2 रुपए का नुकसान होगा X3 को बनाने से। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे X3 का यूनिट बनाना ही है और कस्टमर ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, तो मैं कम से कम कितनी प्राइस इंक्रीज करूं कि कंपनी का प्रॉफिट चेंज ना हो? तो ऑब्वियस बात है, X3 का 1 यूनिट बनाने से 2 रुपए का नुकसान होगा। तो ऐसा करो, सेलिंग प्राइस अगर मैं 2 रुपए बढ़ा दूं तो कंपनी का प्रॉफिट अनचेंज्ड रहेगा।
सही बात है। मैं तुम्हें प्रूव करता हूं कैसे। अगर मैं सेलिंग प्राइस को 2 रुपए बढ़ा दूंगा तो ये जो प्रॉफिट है 10, ये बढ़कर कितना हो जाएगा 12, और 12 माइनस 12 मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 0। दैट मींस अब X3 बनाने से मेरे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा 0।